हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ये वो प्रॉब्लम थे जो कि क्लास 10 बोर्ड में आए हुए हैं या फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम आज मैं करने जा रहा हूँ। तो ये आप पहला प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये 2018 के पेपर का है। So how would you join three resistors, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm, number 2 6 ohm। तो बच्चों 9 ओम के तीन रेजिस्टेंसेज हमारे पास हैं। इन तीनों को कंबाइन करके हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जिसकी वैल्यू 13.5 ओम हो। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे। हम 9 ओम और 9 ओम के दो रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़ देंगे, जिससे उनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है 1/9 ओम प्लस 1/9 ओम, तो आर की वैल्यू 9/2 ओम 4.5 ओम हो जाएगी। फिर ये 4.5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये 9 ओम के साथ हो जाएगा सीरीज में। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 4.5 ओम प्लस 9 ओम 13.5 ओम के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे 9 ओम के तीन रेजिस्टेंसेज को लेकर हम लोग एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि 9 ओम और 9 ओम के दो रेजिस्टेंसेज को सीरीज में जोड़ देंगे और इस कॉम्बिनेशन को तीसरे वाले 9 ओम के साथ पैरेलल में ले आएंगे। तो ये 9 ओम प्लस 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये 18 ओम के बराबर हो जाएगा। और ये 18 ओम वाला 9 ओम के साथ पैरेलल में है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज 1/9 ओम प्लस 1/18 ओम, और ये हो जाएगा 2 + 1। तो आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 6 ओम के बराबर आ गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 9 ओम और 9 ओम के तीन रेजिस्टेंसेज को लेकर कैसे एक रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं 13.5 ओम का, साथ ही साथ कैसे एक रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं 6 ओम का। अब इसी प्रॉब्लम का ये दूसरा पार्ट है जिसमें दो पार्ट है, ए और बी। पहला है राइट जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके लिए जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। जब किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें किसी गिवन टाइम में कितना हीट डिसिपेट होता है, कितना हीट डेवलप होता है, ये हमको कौन बताता है? ये बताता है जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। और ये लॉ क्या है? Q = I²RT। इसमें Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट इन द रेजिस्टेंस। R क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। और T है टाइम। तो जो हीट डेवलप होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम की प्रोपोर्शनल है। तो ये है जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। तो अब ये इसका बी पार्ट हम लोग देखेंगे। टू लैम्प, one is rated 100 watt 220 volt and the other one is rated 60 watt 220 volt. They are connected in parallel to the electric main supply. Find the current drawn by the two bulbs from the line if the supply voltage is 220 volt. तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको अब मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बल्ब है B1 और B2। एक की रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट पे और दूसरे का रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट पे। अब आप लोग जानते हो कि पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर करंट पूछा जा रहा है, ठीक है जी, तो करंट विल बी पावर अपॉन वोल्टेज। अब क्योंकि दोनों ही बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाला गया है, यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं कि बल्ब B1 और B2 को 220 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में कंबाइन किया गया है। तो दोनों ही बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का ही है। तो पहले वाले बल्ब में जो करंट होगा इट विल बी 100 वॉट अपॉन 220 वोल्ट। अब ये 100 वॉट अपॉन 220 वोल्ट जो होगा ये 5/11 एम्पीयर हो जाएगा। तो ये 5/11 एम्पीयर जो है
0.45 एम्पियर के बराबर आप लिख सकते हैं। सेकंड बल्ब में जो करंट आएगा इट विल बी 50 वाट अपॉन 220 वोल्ट, ये 3/11 एम्पियर हो जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट करें तो 0.27 एम्पियर लिख सकते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ये 2019 के पेपर में आया था। इस प्रॉब्लम में भी दो पार्ट थे। पहला पार्ट अभी आपको दिख रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रिकल सर्किट दिख रहे हैं, जिसमें 1 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पहले केस में सीरीज में लगा हुआ है, दूसरे केस में वो पैरेलल में लगा हुआ है। पहले केस में 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है सर्किट में, जबकि दूसरे केस में दिया गया है 4 वोल्ट का बैटरी। अब आपसे कहा जा रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला सर्किट आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया गया है। 1 ओम प्लस 2 ओम मिलकर कितना बन जाएगा, 3 ओम बन जाएगा। तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के बराबर है। अब करंट सर्किट में कितना होगा, 6 वोल्ट अपॉन 3 ओम, दैट विल बी 2 एम्पियर। तो सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट रहता है, तो 1 ओम और 2 ओम दोनों ही में कितना करंट रहेगा, 2 एम्पियर का रहेगा। अब पावर इसमें निकालना है 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में, पावर इज आई स्क्वायर आर, 2 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम, और पावर आ जाएगा 1 वाट के बराबर। ये हमारा सेकंड केस आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया गया है और इसके साथ 4 वोल्ट की बैटरी दे दी गई है। तो चाहे 1 ओम का वायर हो चाहे 2 ओम का वायर हो, दोनों में ही 4 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों वायर में अलग अलग करंट होगा। अगर 2 ओम वाले वायर में करंट निकाले तो दैट करंट विल बी 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट अपॉन 2 ओम, दैट विल बी 2 एम्पियर। अब इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें पावर चाहिए, पावर इज आई स्क्वायर आर। तो पावर हो जाएगा 2 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम, इट विल बी 8 वाट। तो दोनों ही केसेज में 2 ओम का जो वायर है उसमें 8 वाट का पावर आ रहा है। ये बात क्लियर हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए बल्ब इज रेटेड 40 watt 220 volt. Find the current drawn by it when it is connected to a 220 volt supply. Also find its resistance. If the given bulb is replaced by a bulb of rating 25 watt 220 volt, will there be any change in the value of current and resistance? Justify your answer and determine the change. तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग अब करते हैं। तो अब आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, आप जानते हैं कि पावर जो होता है v स्क्वायर बाई आर होता है। तो रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है v स्क्वायर अपॉन पी। फिर पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो करंट को लिखा जा सकता है पावर अपॉन वोल्टेज। दो बल्ब आपको दे रखे हैं, पहले बल्ब का 40 वाट पावर है और 220 वोल्ट के वोल्टेज पे वो काम करता है। तो कितना करंट वो लेगा, करंट होगा पावर अपॉन वोल्टेज, तो 40 वाट अपॉन 220 वोल्ट। ये सिंपलीफाई करेंगे 2/11 एम्पियर आ जाएगा, और 2/11 एम्पियर को कैलकुलेट करेंगे, ये 0.18 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस इज v स्क्वायर बाई p। तो v स्क्वायर बाई p करेंगे 220 वोल्ट का स्क्वायर बाई 40 वाट। इसको सिंपलीफाई आप लोग अपने आप करें और आंसर आएगा 1210 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1210 ओम के बराबर आएगा। इसके बाद ये प्रॉब्लम कह रहा है कि हमने एक बल्ब को रिप्लेस कर दिया B2 से। इस B2 बल्ब का पावर 25 वाट है, 220 वोल्ट की वोल्टेज इसकी रेटिंग है। तो इसमें करंट कितना होगा, पावर अपॉन वोल्टेज, तो 25 वाट अपॉन 220 वोल्ट, 5/44 एम्पियर।
ये हो जाएगा 0.113 एम्पियर के बराबर। और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V स्क्वायर 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन इसकी पावर 25 वॉट, ये आ जाएगा 1936 ओम। फाइनली इन्होंने क्या पूछा है कि करंट में कितना चेंज आया और रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, तो ये भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, जब आपने बल्ब V1 को V2 से रिप्लेस किया तो आप ये देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू 0.18 एम्पियर से कम होकर 0.113 एम्पियर हो गई। ठीक है जी, तो 0.18 एम्पियर से कम होकर कितनी वैल्यू रह गई है, 0.113 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज इन करंट जो होगा वो 0.18 एम्पियर माइनस 0.113 एम्पियर आप लोग करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर। वही जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो तो बढ़ गया है, तो सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस पहले वाले बल्ब से ज्यादा है, तो डेल्टा आर हमारा कितना होगा, जो रेजिस्टेंस में चेंज है, दैट विल बी 1936 ओम माइनस 1210 ओम, और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 726 ओम। ये कैलकुलेशन भी आप लोग अपने आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रॉब्लम का हो गया। अब जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, डायरेक्ट पोजीशन ऑफ द नीडल इन ए मिली एमीटर एंड वोल्टमीटर नॉट इन यूज आर shown in the figure A. When a student uses these instruments in his experiment, the readings of the needles are in the position shown in figure B. Determine the correct values of current and voltage the student should use in his calculations. तो इस डायग्राम को आप लोग देखिए, मिली एमीटर में जब यूज नहीं हो रहा है तो निडल 2 यूनिट पीछे है जीरो से, और मिली वोल्ट मीटर में जो निडल है वो 2 यूनिट आगे है। और जब यूज हो रहा है तब आप निडल का पोजीशन देख सकते हैं मिली एमीटर में और मिली वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर में। तो अब आपको ये देखना है कि क्या करेक्ट वैल्यूज इसको लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसको मैं बताता हूं आपको। अब तो बच्चों, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, मिली एमीटर में 5 डिवीजन में 10 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है, तो एक डिवीजन में कितना करंट आएगा, 2 मिली एम्पियर, यानी कि जो मिली एमीटर है उसका एक डिवीजन 2 मिली एम्पियर के करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जीरो एरर की बात कर लेते हैं, तो आपने देखा जो निडल है वो जीरो से 2 यूनिट पीछे है, तो एक यूनिट 2 मिली एम्पियर का है, जीरो एरर कितनी हो जाएगी, -2 into 2 मिली एम्पियर, जीरो एरर कितनी है, -4 मिली एम्पियर। फिर करंट का जो रीडिंग दे रहा है वो 34 मिली एम्पियर है एज पर डायग्राम। तो जो ट्रू करंट रीडिंग होगा इट विल बी रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो 34 मिली एम्पियर माइनस 4 मिली एम्पियर, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 मिली एम्पियर। अब आप ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर में 5 डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर है, तो 1 डिवीजन किसके बराबर होगी, 0.2 वोल्ट के। फिर वोल्ट मीटर का जो नीडल है वो जब यूज नहीं हो रहा है तो 2 यूनिट तो कर रहा है, यानी कि जो जीरो एरर है तो 2 into 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट का जीरो एरर वोल्ट मीटर में है। अब जब हम रीडिंग लेते हैं वोल्ट मीटर में, तो रीडिंग कितना दे रहा है, वो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है वो 3.6 वोल्ट है। तो ट्रू रीडिंग कितनी होगी, 3.6 वोल्ट माइनस 0.4 वोल्ट एंड दैट विल बी 3.2 वोल्ट। तो वोल्टमीटर की जो करेक्ट रीडिंग हमें माननी चाहिए वो कितनी है, 3.2 वोल्ट के बराबर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर, a student obtained the graph as shown in the figure. What does the graph depict about the dependence of current on the potential difference? Find the current that flows through the resistor
when the potential difference across it is 2.5 वोल्ट। तो पहले ग्राफ देखते हैं कैसा है। ये ग्राफ हमें दे रखा है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कर रहे हैं, तो करंट भी 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर 0.3 एम्पियर 0.4 एम्पियर ऐसे होता जा रहा है। इससे अपने को ये पता चल रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक तरह से ओम्स लॉ का ग्राफ है। ठीक है जी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? द करंट इन ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द वायर। यानी कि किसी कंडक्टिंग वायर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए, तो उस वायर में करंट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं V = IR। यही इस ग्राफ में हमें पता चलता है। तो ये वो ग्राफ है जो स्टूडेंट ने प्लॉट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जा रही है और करंट की वैल्यू 0.1 एम्पीयर 0.2 एम्पीयर 0.3 एम्पीयर 0.4 एम्पीयर ऐसे बढ़ रही है। ये जो ग्राफ बन रहा है करंट और वोल्टेज का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि 2.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट कितना होगा। तो 2.5 वोल्ट से हम लोग एक लाइन बनाएंगे इस ग्राफ तक और फिर इस ग्राफ से एक लाइन बनाएंगे वोल्टेज वाले एक्सिस के पैरेलल यहाँ तक। तो ये करंट होगा। अब ये करंट कैसे निकलेगा? तो इस ग्राफ की स्लोप लिख लेते हैं। करंट I/2.5 वोल्ट। तो आप देखिए I/2.5 वोल्ट दिस इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर अपॉन 1 वोल्ट। तो ये I करंट है, ये 2.5 वोल्ट है, ये 0.1 एम्पियर करंट है और ये 1 वोल्ट है। तो I/2.5 वोल्ट इज 0.1 एम्पियर अपॉन 1 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.25 एम्पियर। तो जो रिक्वायर्ड करंट आ रहा है वो 0.25 एम्पियर के बराबर है। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें दिया जा रहा है कि एक डायग्राम है आपके पास जिसमें एक हाउस होल्ड सर्किट आपको दिखाया गया है। तो एक ये मेंस की सप्लाई है, यहाँ से घर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में 1 2 3 4 5 हर पार्ट पे लाइन भेजी गई है। द अबव डायग्राम इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए हाउस होल्ड सर्किट। The house shown in the above diagram has 5 usable spaces. तो इस हाउस के 5 पार्ट्स हैं where electrical connections are made. For this house, the mains have a voltage of 220 volt and the net current coming from the mains is 22 ampere. What is the mode of connection to all the spaces in the house from the main? तो ये जो पहला पार्ट है, आप जानते हो कि घरों में जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमें हर पार्ट में 220 वोल्ट की सप्लाई भेजनी है, तो हमें पैरेलल में ही कनेक्शन करना होगा। तो मोड ऑफ कनेक्शन जो होगा वो पैरेलल कनेक्शन रहेगा। फिर द स्पेसेस 5 and 4 have the same resistance and the spaces 3 and 2 have resistances of 20 ohm and 30 ohm. Space 1 has a resistance double that of space 5. What is the net resistance for space 5? तो इस बी पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या दे रखा है कि स्पेस 5 और स्पेस 4 का रेजिस्टेंस बराबर है, तो दोनों की वैल्यू को मैंने R5 मान लिया। स्पेस 3 का 20 ओम है, तो स्पेस 4 का 30 ओम है। ठीक है जी। नहीं, हाँ, ये स्पेस 5 है, ये स्पेस 4 है, इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। फिर एक रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 20 ओम की, एक रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 30 ओम की, और जो पहली रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस स्पेस 5 का डबल है, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 2R5 के बराबर है। अब ये पांचों पैरेलल में हैं और इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है अपने को 10 ओम। तो 1/R5 + 1/R5 + 1/20 + 1/20 + 1/30 + 1/2R5। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 1/R5 + 1/R5 + 1/20 + 1/30 + 1/2R5 is 1/10।
अब 1/R5 + 1/R5 + 1/2R5 ये हो जाएगा 5/2R5 और 1/20 और 1/30 का राइट हैंड साइड पे तो 1/10 -1/20 -1/30 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लीजिए यहाँ 50 आ जाएगा 10 6 जा 60 तो ऊपर 6 आ गया 23 जा 60 तो -3 आ गया 30 × 2 60 तो -2 आ गया। तो ये अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा देखिए 5/2R5 इज 1/60 ओम। अब इसको सॉल्व कर लें आप तो R5 की वैल्यू आ जाएगी 150 ओम यानी कि जो पांचवा रूम है इसमें जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 150 ओम के बराबर दिया गया है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन द स्पेस 3। ये भी देख लेते हैं हम लोग स्पेस 3 का करंट कैसे निकलेगा। देखिए 20 ओम का रेजिस्टेंस है वोल्टेज है 220 वोल्ट तो इसमें जो करंट जाएगा I3 will be equal to 220 volt upon 220 volt divided by 20 ohm। तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा उसका 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर होगा रूम 3 में जो करंट जाएगा वो। अब इसका आखिरी जो पार्ट है व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जवाब तो हम लोग जानते ही है फ्यूज वायर होता है तो एक बार पढ़ लेते हैं। फ्यूज is used in live wire to prevent short circuit। तो एक्सीडेंटल हाई करंट को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्यूज वायर को यूज करते हैं। जब एक्सीडेंटल हाई करंट आता है तो फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप वो गर्म हो जाता है एंड मेल्ट। तो द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप एंड मेल्ट। तो फ्यूज वायर गर्म हो जाता है मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है एंड लाइव वायर तो सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट कैन नॉट फ्लो। तो फ्यूज वायर क्या करता है गर्म होकर मेल्ट हो जाता है सर्किट को तोड़ देता है करंट फ्लो नहीं हो पाता है और हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं।